इस टाइम पे अगर आप मणिपुर को देखेंगे तो पूरा पूरा मणिपुर आग में जलता हुआ आपको दिखाई देगा। 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया मणिपुर के प्रोटेस्ट को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है। 140 से भी ज़्यादा लोगों की अभी तक यहाँ पे डेथ हो चुकी है। एक बार आप सोच के देखेंगे इस नंबर को तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। अब तक आपको मणिपुर के बारे में ऊपर ऊपर से ये सब पता चल गया कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्राइब्स हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई है और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन का भी इशू है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो थोड़ी डिटेल है। अगर इसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी को अगर पास से देखा जाए तब जाकर के हमें पता चलेगा कि आखिर इस लड़ाई के पिछले माजरा क्या है। और आज की इस वाली वीडियो में हम मणिपुर के इशू को पास से देखते हैं। Our voices coming in from the camps in Manipur can be seen in a green T-shirt in that viral video about Kuki women and their sexual assault. After schools reopened, a woman has been shot dead. सही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया मेरे ऊपर में। बाजार में एक डेड बॉडी लाया हुआ है, एक एक्सीडेंट में खो में हुआ एक। भारत की मैप में अगर आप नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपको 7 स्टेट दिखाई देते हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है और इनमें से ही एक है मणिपुर। ये 3 तरफ से तो भारत के स्टेट नागालैंड, आसाम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है और चौथी तरफ म्यांमार पड़ता है जिसके साथ ये 350 किलोमीटर का अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर हमारे स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मणिपुर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसे ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा था, यानी कि भारत का रत्न। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मणिपुर के चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बीच में एक घाटी है और घाटी ऐसे लगती है जैसे कि एक रत्न हो। यहाँ के नेचर की ब्यूटी के साथ साथ यहाँ के स्पोर्ट्स के टैलेंट भी बहुत ज्यादा खास हैं। ओलंपिक्स के दौरान इंडिया को मणिपुर से इतने सारे मेडल्स आ जाते हैं कि इस चीज पे भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है, मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके पीछे हमें 2 मेजर वॉर्स भी देखने के लिए मिलते और किस तरीके से इन स्टोरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है इन वायलेंस से, ये भी हम आगे चल के जानेंगे। अगर पहले की टाइम की बात करी जाए तो मणिपुर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड किंगडम हुआ करता था जो कि म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता था। उस टाइम पे म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। मणिपुर और म्यांमार पास पास होने की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन 1820s में म्यांमार ने मणिपुर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया जिसके बाद ये लड़ाई 7 साल तक चली और इस टाइम पीरियड को मणिपुर के लिए 7 years ऑफ डेवस्टेशन भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के राजाओं के साथ मिल करके म्यांमार के ऊपर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। अब मणिपुर के लोगों को ये भी चीज़ सही नहीं लगती कि बाहर से कोई और आकर के उनकी मदद करके उनके ऊपर ही अपना दोष जमाने लग जाए। इसलिए 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर होता है मणिपुर आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन इस वॉर के बाद भी मणिपुर को निराशा ही मिलती है क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बंदूकें और बारूद थी, जिस वजह से इनसे तीर कमान द्वारा नहीं जीता जा सकता था। आगे चल के ये चीज देखी जाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मणिपुर के राजा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे होते हैं और वही सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जापान के साथ होती है। अब जापान की आर्मी बर्मा के रास्ते से मणिपुर के ऊपर अटैक करती है और पूरे भारत में मणिपुर का मैराक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे 19 अप्रैल 1944 को आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया जाता है। लेकिन फिर इम्फाल पहुंचने से पहले ब्रिटिशर्स इन्हें रोक देते हैं। इवेंचुअली 1947 आते आते भारत अंग्रेजों के राज से आज़ाद हो जाता है और 1949 में मणिपुर के राजा ने मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करके मणिपुर को भारत का एक पार्ट बना दिया और 62 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और ये सब तो बात होगी कि बाहर के लोग मणिपुर के ऊपर किस तरीके से अटैक कर रहे थे। अब इन सब चीज़ों के दौरान मणिपुर के लोगों में आपस में भी कुछ लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई वॉल्केनो की तरह काफी पुरानी है और कभी कभी वायलेंस के रूप में लावा इसमें से बाहर निकल करके आता रहता है, जिसकी झलक 2 महीने में हुए इस वायलेंस से पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। ये कौन सी लड़ाई है, इस चीज को समझने के लिए हमें एक बार फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मणिपुर के बाहर नहीं, मणिपुर के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब जो मणिपुर का एरिया है वो 2 टाइप के एरियाज में डिवाइडेड है। 90% जो मणिपुर का एरिया है वो हिली रीजन है और यहाँ पर रहने वाले लोग नागा और कुकी ट्राइब कहलाए जाते हैं जो कि मेजरली क्रिश्चियंस हैं। और मणिपुर का जो 10% एरिया है वो है वैली रीजन और यहाँ पे रहने वाले लोगों को कहते हैं मैथी ट्राइब्स और इनमें से मेजरली पॉपुलेशन हिंदूज की है, जिनमें से मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी है। अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 45% जो पॉपुलेशन है वो नागा और कुकीज की है, जो कि इस स्टेट के 90% एरिया में रहते हैं। और जो 55% लोग हैं वो है मैथीज, मीन्स ये मेजॉरिटी में है। तब भी इन्हें इस स्टेट का 10% एरिया दिया गया है रहने के लिए, जो कि वैली रीजन है। मैथी कम्युनिटी के पास कोई एसटी स्टेटस नहीं है
इसी वजह से इन्हें ओबीसी और एससी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है और ये लोग हिल्स में भी जगह नहीं खरीद सकते। लेकिन मैथिस कम्युनिटी के पास एक पावर है जो कि बाकी सब कम्युनिटी के पास नहीं है, वो है पॉलिटिकल पावर। जैसा कि हमें पता है कि मैथिस की पॉपुलेशन बाकी सब कम्युनिटी से ज़्यादा है, इसी वजह से मणिपुर स्टेट असेंबली में से 60 सीटों में से 40 सीट वैली रीजन्स की होती है और बाकी 20 सीट्स होती हैं हिल रीजन से। अब ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वैलीज में रहने वाले मैथिस का ये कहना है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से हमारा भी रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार होना चाहिए। मीन्स मैथिस को 10% के एरिया में ही सीमित ना रखा जाए, बाकी के हिली रीजन्स में भी उन्हें लैंड्स देने की परमिशन दी जाए। इस चीज के ऊपर कुकीज और नागा ट्राइब्स का ये कहना है कि मैथिस पॉपुलेशन पहले से ही एजुकेटेड है और वो पावर में भी है, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है। अगर एसटी कैटेगरी में इन्हें रिजर्वेशन मिल जाए तो ये हमारी जमीन तक ले जा सकते हैं। हमारे पास जमीन के अलावा कुछ है ही नहीं, अगर ये भी चीज चली जाएगी तो हम करेंगे क्या। इसलिए जो ये हिल्स है वो हमारे हैं और हमारे ही रहने चाहिए। और इन सारे पूरे डिबेट में एक एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। याद है मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर, इस म्यांमार में ज्यादातर पॉलिटिकल कंडीशन खराब ही रहती है, इसी वजह से वहां से बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होता रहता है। ये कहानी 1970s से चलते हुए आ रही है और रिसेंटली वहां की आर्मी ने वहां का तख्ता पलट करके डेमोक्रेसी हटा करके मिलिट्री रूल वहां पे कायम कर दिया, जिसके बाद से ये इलीगल इमिग्रेशन वहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया है और ये सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हिली एरिया में जाकर के बसे हुए हैं। और इन सब के साथ साथ एक ड्रग्स का भी केस यहाँ पे सामने आया है। मणिपुर की सरकार कहती है कि यहाँ पे चोरी छुपे अफीम की खेती होती है जो कि स्टेट में बैंड है। यहाँ की सरकार ने 15,000 एकड़ अफीम की खेती डिस्कवर करी है, जिसमें से 13,000 एकड़ की जमीन हिली रीजन की पाई जाती है। इस चीज को रोकने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक मैसिव ड्राइव चला रखी है कि जहाँ पे भी अफीम की खेती होती हुई पाई जाएगी उसे स्टेट गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। और इस चीज को देख करके वहाँ के आदिवासी खुश नहीं है। उनका मानना है कि वहाँ की सरकार उन्हें जानबूझ करके पॉइंट आउट करी है ताकि वहाँ की सरकार उनकी जमीन पे कंट्रोल कर सके। और ये चीज और इंटेंस हो जाती है जब फरवरी में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनकी जमीन को इलीगल बता करके उनको जब्त करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ के ट्राइबल्स ने सरकार की इस मूवमेंट को एंटी ट्राइबल मूवमेंट समझा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एंटी ट्राइबल प्रोटेस्ट होने चालू हो जाते हैं। ये मामला और भी ज्यादा इंटेंस होना स्टार्ट हो गया जब वहाँ के ट्राइबल्स ने थॉमस ग्राउंड से गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रैली निकाली जो की इवेंचुअली वायलेंट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने द कुकी नेशनल आर्मी, द ज़ॉम्बी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जो उनका सस्पेंशन ऑपरेशन चल रहा था उसे विड्रॉ कर लिया। इस एग्रीमेंट में ये था कि कुकी ग्रुप कोई वायलेंस नहीं करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन वहाँ पे होता कुछ उल्टा ही है। वहाँ की जो कुकी ग्रुप्स थी वो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स को भड़काना चालू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को इनके बीच के एग्रीमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ता है। इस चीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अंडरलाइन करते हुए कहते हैं कि वो अपने डिसीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुकी लोग अपनी जमीन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। और मणिपुर की स्टेट असेंबली को देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादातर लोग मैथी हैं, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट कुकी वर्सेस मैथी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। मणिपुर के लोगों के बीच में कन्फ्लिक्शन बढ़ते जा रहा था और इसी बीच 11 अप्रैल को इम्फाल के 3 चर्चेस को इलीगल बता करके गवर्नमेंट ने उन्हें डेमोलिश कर दिया। और जैसा कि हमें पता है कि नागा और कुकी ट्राइब के लोग ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, इसी वजह से कुकी और मैटी कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्शंस होने स्टार्ट हो गए। और इस इंसिडेंट के सिर्फ 9 दिन बाद मणिपुर के हाई कोर्ट से एक डिसीजन आ जाता है। जैसा कि हमें पता है कि मैती कम्युनिटी 2013 से ही ट्राई करी थी एसटी स्टेटस के लिए। हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन निकाला, जिसमें कि उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट 4 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकी रिक्वेस्ट भेजे कि इनको भी एसटी स्टेटस का सिंबल मिलना चाहिए। इस डिसीजन के बाद मानो कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्शन होने स्टार्ट हो गए। और इस इंसिडेंट के बाद 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को एक जिम की इनॉग्रेशन में जाना था और उसके एक दिन पहले 27 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स ने उस जिम में आग लगा दी। इसके बाद इस एरिया में सेक्शन 144 लगा दिया जाता है और इस एरिया की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं और तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी 3 मई को 60,000 लोगों के साथ एक रैली निकाली जाती है जो कि वायलेंट होने के बाद 1700 घरों में आग लगाना चालू कर देती है और जिसमें कि 60 लोगों की जान चली जाती है। यहाँ तक कि कुकी कम्युनिटी के एक बीजेपी एमएलए के ऊपर अटैक तक किया जाता है, जिसमें कि उसके ड्राइवर की हत्या हो जाती है। तो आपका मणिपुर क्राइसिस के ऊपर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।